आज डिस्कस कर रहे हैं कि हम नेशनल इनकम कैलकुलेट कैसे करेंगे। नेशनल इनकम कैलकुलेट कैसे करेंगे, जो हमने लास्ट चैप्टर में डिस्कस किया था, जो हमने चैप्टर नंबर 3 में डिस्कस किया था। चैप्टर नंबर 3 में डिस्कशन था कि जितने भी एग्रीगेट्स हैं, टोटल हमने 8 एग्रीगेट पढ़े हैं, जिसमें नंबर 1 था जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, नंबर सेकंड जीएनपीएमपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, नंबर थर्ड एनडीपीएमपी, नंबर फोर्थ एनडीपीएफसी, नंबर फिफ्थ जीएनपीएमपी, नंबर सेवेंथ, नंबर सिक्स जीएनपीएफसी, नंबर सेवेंथ एनएनपीएफसी और नंबर एट्थ एनएनपीएमपी। ये 8 एग्रीगेट थे। इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे कि इन सभी एग्रीगेट से या फिर टोटल नेशनल इनकम एक कंट्री की कैलकुलेट कैसे होगी। नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट होगी एक कंट्री की, देखें। हम स्टार्ट करें चैप्टर। कौन कौन से टॉपिक डिस्कस करेंगे, कितने मेथड हैं, नंबर 1। इसके अलावा जो मेथड है इनकम, एक्सपेंडिचर और प्रोडक्ट या फिर वैल्यू एडेड, इनके फॉर्मूलेस क्या क्या होंगे। और लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे जितने भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन आज तक आए हैं एग्जाम में, उनसे डील कैसे करेंगे। पहले बात करें पहले टॉपिक की कि मेथड कौन कौन से हैं नेशनल इनकम निकालने के लिए। जो नेशनल इनकम निकालने के 3 मेथड हैं। पहला मेथड है इनकम, दूसरा मेथड है एक्सपेंडिचर और तीसरा मेथड है वैल्यू एडेड। 3 मेथड है, इनकम, इनकम मेथड, दूसरा एक्सपेंडिचर मेथड और तीसरा वैल्यू एडेड मेथड। 3 मेथड हैं। पहले मेथड में देखें, अब पहले मेथड का नाम ही इनकम मेथड है। पहले मेथड का नाम इनकम मेथड है। तो इस इनकम मेथड से क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, जो हम बात कर रहे हैं इनकम मेथड की, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। लेकिन इनकम मेथड से जाने से पहले, इनकम मेथड पे जाने से पहले बात करेंगे इनकम की। इनकम की डेफिनेशन क्या थी। इनकम की डेफिनेशन थी कि वह मनी जो कमाया गया है बाइलेटरल ट्रांसफर से। इनकम मींस मनी रिसीव्ड बाई बाइलेटरल ट्रांसफर। बाइलेटरल ट्रांसफर मींस दो तरफा ट्रांसफर, कि जब हाउस होल्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन देगा प्रोड्यूसर को, जब हाउस होल्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन देगा प्रोड्यूसर को, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, तो प्रोड्यूसर हाउस होल्ड को पेमेंट करेगा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का इन दी फॉर्म ऑफ फैक्टर इनकम। प्रोड्यूसर पेमेंट करेगा इन दी फॉर्म ऑफ फैक्टर इनकम्स या फिर फैक्टर पेमेंट कह सकते हैं। ये फैक्टर पेमेंट कौन कौन से होंगे। फैक्टर पेमेंट नंबर 1, फैक्टर पेमेंट अपना रहने वाला है रेंट। पहला फैक्टर पेमेंट है रेंट, दूसरा फैक्टर पेमेंट है वेजेस, तीसरा फैक्टर पेमेंट है इंटरेस्ट और चौथा फैक्टर पेमेंट है प्रॉफिट। ये 4 तरह के फैक्टर पेमेंट्स हैं जो प्रोड्यूसर हाउस होल्ड सेक्टर्स को करेगा, जो प्रोड्यूसर करेगा हाउस होल्ड सेक्टर्स को। 4 तरह के फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, नंबर 1 लैंड, नंबर सेकंड लेबर, नंबर थर्ड कैपिटल और नंबर फोर्थ एंटरप्रेन्योर। लैंड पे हम पेड करते हैं या फिर प्रोड्यूसर सेक्टर पेड करेगा हाउस होल्ड को रेंट। लेबर काम कर रही है वेजेस के लिए, जितने भी एंटरप्रेन्योर्स काम कर रहे हैं प्रॉफिट्स के लिए, और जितने भी लोन प्रोड्यूसर सेक्टर ने लिए हैं उस पर वो पेड करेगा इंटरेस्ट। In this method, the income of household sectors in the form of factor income will be considered. In other words, we can say, as per this method, national income will be calculated by sum total of the factor payments, that is rent, interest, wages and profit, जो कि रिसीव करेंगे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के ओनर, जिन्हें बोलते हैं हाउस होल्ड, ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर, एक समय अवधि के दौरान। यदि हमें नेशनल इनकम निकालनी है डोमेस्टिक से, यदि नेशनल इनकम काउंट करनी है डोमेस्टिक से, सिंपल सी बात है, डोमेस्टिक में ऐड करेंगे वह इनकम जो बाहर से इंडिया के नॉर्मल रेसिडेंट ने कमाई है। डोमेस्टिक में से लेस करेंगे वो इनकम जो इंडिया से एक नॉन रेसिडेंट कमा के ले गया है। इसका मतलब यदि मुझे डोमेस्टिक से नेशनल निकालना है
यदि मुझे डोमेस्टिक से नेशनल निकालना है तो एक बार मैं वापस फॉर्मूला डिस्कस कर लूं। यदि मुझे डोमेस्टिक से नेशनल निकालना है तो नेशनल इनकम इज इक्वल्स टू डोमेस्टिक इनकम प्लस वह इनकम जो बाहर से इंडिया में आई है, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, माइनस करेंगे वह इनकम जो इंडिया से बाहर गई है, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। लेकिन ये तो हम लास्ट टॉपिक में पढ़ चुके हैं। अब एक दूसरा फॉर्मूला बनाएं, डोमेस्टिक इनकम प्लस एनएफआईए, डोमेस्टिक इनकम प्लस एनएफआईए, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। या फिर तीसरा फॉर्मूला, डोमेस्टिक इनकम माइनस नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। पहला है नेशनल इनकम निकालनी है डोमेस्टिक से, तो डोमेस्टिक में ऐड करेंगे फैक्टर इनकम जो बाहर से इंडिया में आई है, माइनस करेंगे वह इनकम जो इंडिया से बाहर गई है। दूसरा, डोमेस्टिक में ऐड कर दूंगा एनएफआईए, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। एनएफआईए का फॉर्मूला फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। और तीसरा, डोमेस्टिक इनकम माइनस नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। ये मेरे 3 फॉर्मूले हैं यदि मुझे डोमेस्टिक को कन्वर्ट करना है नेशनल के अंदर। यदि मुझे डोमेस्टिक को कन्वर्ट करना है नेशनल के अंदर, अब एक बार इस चैप्टर में क्या फॉर्मूला होगा, यदि मुझे नेशनल इनकम निकालनी है और केवल कंपोनेंट्स गिवन है, या फिर मैं कहूं इनकम मेथड में किस किस तरह के कंपोनेंट शामिल हैं, वो कैसे डिस्कस करेंगे वो देखें। इनकम मेथड में 3 तरह के कंपोनेंट हैं। नंबर 1 है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, नंबर 2 है ऑपरेटिंग सरप्लस, और नंबर 3 है मिक्स्ड इनकम। नंबर 3 है मिक्स्ड इनकम। मैंने ऊपर इस वाले पैराग्राफ में 4 तरह के फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की इनकम डिस्कस की है। नंबर 1 रेंट, नंबर 2 वेजेस, नंबर 3 इंटरेस्ट, और नंबर 4 प्रॉफिट। मैंने 4 ही डिस्कस किए हैं। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज का मतलब है एम्प्लॉइज को मिलने वाली इनकम, जो हम कहते हैं वेजेस, जिसे बोलते हैं वेजेस। आगे डिस्कस करेंगे वेजेस कैश में भी हो सकती है, वेजेस इन काइंड भी हो सकती है। कैश में मतलब मैं किसी फैक्ट्री में काम करता हूं तो फैक्ट्री में मुझे तनख्वाह मिलती है हर महीने कैश में। मैं किसी ऑफिस में काम करता हूं, वहां से मुझे सैलरी मिलती है कैश में। तो वेजेस एंड सैलरी इन कैश और इन काइंड, सॉरी, वेजेस एंड सैलरी इन कैश, अभी केवल इन कैश की बात कर रहे हैं तो केवल इन कैश। दूसरा, वेजेस एंड सैलरी इन काइंड। इन काइंड का मतलब यदि ओनर, ओनर मतलब एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर अपनी तरफ से एम्प्लॉयर अपनी तरफ से कैश नहीं देकर किसी और प्रोडक्ट या फिर सर्विसेज को दे देता है अपने एम्प्लॉय को। फॉर एग्जांपल, अभी मैंने जो डिस्कस किया था एप्पल मोबाइल वाला, एप्पल वाला एग्जांपल, मैं किसी कंपनी में जॉब करता हूं, कंपनी से मैंने इस बार अपनी सैलरी नहीं ली, कोई प्रोडक्ट रिसीव कर लिया। इसके अलावा 2 कंपोनेंट और हैं, वो जब कंपनसेशन में एम्प्लॉइज डिस्कस करेंगे तब उन्हें देखेंगे। ऑपरेटिंग सरप्लस के अंदर, ऑपरेटिंग सरप्लस के अंदर आने वाला है नंबर 1 लैंड की इनकम, जिसे बोलते हैं रेंट। नंबर 2 कैपिटल की इनकम, जिसे बोलते हैं इंटरेस्ट। और नंबर 3 एंटरप्रेन्योर स्किल्स की इनकम, जिसे बोलते हैं प्रॉफिट्स। ऑपरेटिंग सरप्लस के अंदर आएंगे रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। और मिक्स्ड इनकम के अंदर आएंगी ऐसी इनकम जो जितने भी सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हाउस होल्ड हैं, जो खुद का बिजनेस चलाकर पैसा कमा रहे हैं, वो आएंगे मिक्स्ड इनकम के अंदर। 3 तरह के एलिमेंट शामिल है। नंबर 1, था मेरा कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। नंबर 2 ऑपरेटिंग सरप्लस। और नंबर 3 मिक्स्ड इनकम। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज के अंदर नंबर 1 वेजेस एंड सैलरी इन कैश, नंबर 2 वेजेस एंड सैलरी इन काइंड, नंबर 3 एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम, एंड नंबर 4 रिटायरमेंट पेंशन।
वेजेस एंड सैलरी इन कैश का मतलब जितना भी पेमेंट होगा एम्प्लॉइज को कैश में ड्यूरिंग द ईयर। इट मींस अमाउंट पेड by the employer, amount paid by the employer to its employee in respect of the work done during the period of an accounting year। जितना भी एम्प्लॉय एक टाइम पीरियड के दौरान काम करेगा तो उसे जितना भी कैश में पेमेंट मिला है वो आएगा वेजेस एंड सैलरी इन कैश के अंदर। इन काइंड में क्या क्या आने वाला है? इन काइंड में आएगा वेजेस एंड सैलरीज पेड इन द फॉर्म ऑफ काइंड। फॉर एग्जांपल रेंट फ्री अकोमोडेशन, कि एम्प्लॉयर ने एक घर दे दिया है रहने के लिए, उसे बोलते हैं रेंट फ्री अकोमोडेशन। अकोमोडेशन मतलब निवास स्थान, रेंट मतलब किराया, फ्री मतलब मुफ्त में। कि एक निवास स्थान दिया है रेंट फ्री जिससे किराया वसूल नहीं किया जाएगा, या फिर गुड्स दे दें। इसके अलावा एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम मतलब एम्प्लॉय के बेनिफिट्स के लिए। फॉर एग्जांपल प्रोविडेंट फंड के लिए जो भी पैसा देगा एम्प्लॉयर, बात याद रखनी है केवल एम्प्लॉयर है यहाँ पे, केवल एम्प्लॉयर की बात कर रहे हैं यहाँ पे, एम्प्लॉय की बात नहीं कर रहा मैं। सोशल सिक्योरिटी स्कीम होता क्या है? आज मैं किसी सरकारी कंपनी में नौकरी करता हूँ तो सरकार मुझे प्रोविडेंट फंड का पैसा हर महीने काटती है, मेरी सैलरी में से भी, और कुछ सरकारी पैसा या फिर मेरा एम्प्लॉय पैसा कंट्रीब्यूट करता है। प्रोविडेंट फंड का मतलब एक ऐसा फंड जो भविष्य में जब मैं रिटायर होऊंगा कंपनी से, उस एंटिटी से, तो उस टाइम पे मुझे पैसा मिले ताकि मैं अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकूं, ताकि रिटायरमेंट के समय पे मैं कोई बिजनेस ओपन कर सकूं या उस पैसे का कहीं इन्वेस्टमेंट कर दूं ताकि एक रेगुलर इनकम जनरेट हो। नंबर 4, रिटायरमेंट पेंशन। रिटायरमेंट पेंशन मतलब केवल वही अमाउंट कंसीडर किया जाएगा, जो एज अ पार्ट ऑफ सर्विस मिल रहा है रिटायरमेंट के बाद। ओल्ड एज पेंशन शामिल नहीं की जाएगी क्योंकि ओल्ड एज पेंशन है यूनिलेटरल ट्रांसफर। ये ओवरऑल था कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज के बारे में, ये ओवरऑल है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज के बारे में। अगले की बात करें हम, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज के बाद अब है दूसरा ऑपरेटिंग सरप्लस। इसके बाद है सेकंड जो है ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस में जितने भी मेरे 3 और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बचे हैं, मेरा ऊपर मैंने कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय में कंसीडर कर लिया है वेजेस। अब मेरे जितने भी रह गए हैं लैंड, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, उनकी फैक्टर इनकम इसके अंदर आने वाली है। जैसे पहला है रेंट एंड रॉयल्टी, यदि प्रोड्यूसर सेक्टर हाउस होल्ड के जमीन को यूज करेगा, बिल्डिंग को यूज करेगा, तो वहां जितनी भी उसे रेंट देना पड़ेगा वो इसके अंदर आएगा। इंटरेस्ट, जितना भी पैसा उधार लिया है हाउस होल्ड सेक्टर से उस पर ब्याज देगा वो। प्रॉफिट, जितने भी एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स उसने यूज किए हैं मैनेजर की, उस एंटरप्रेन्योरशिप स्किल की कीमत को बोलते हैं प्रॉफिट। प्रॉफिट 3 पार्ट में डिवाइड है, नंबर 1 डिविडेंड, नंबर 2 रिटेन्ड अर्निंग, नंबर 3 कॉर्पोरेशन टैक्स। प्रॉफिट 3 पार्ट में डिवाइड है, नंबर 1 इज डिविडेंड, नंबर 2 इज रिटेन्ड अर्निंग एंड नंबर 3 इज कॉर्पोरेशन टैक्स। 3 पार्ट है प्रॉफिट के। जो अपना डिविडेंड है, एक कंपनी की पॉलिसी क्या होती है? कंपनी ने माल बेचा या सर्विसेज प्रोवाइड की, किराया पेड किया, वेजेस सैलरी पेड की, इंटरेस्ट पेड किया, इसके अलावा कंपनी के पास अब बचा है प्रॉफिट। अब प्रॉफिट पर कंपनी देगी टैक्स, टैक्स देने के बाद जो भी अमाउंट आता है उसे बोलते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बाद कंपनी के जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, कंपनी के जितने भी शेयर होल्डर्स हैं,
शेयर होल्डर मतलब जिन्होंने कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया है, कंपनी उन्हें बताएगी कि भैया इस साल प्रॉफिट हुआ है, वो खुश होंगे, ठीक है भाई साहब प्रॉफिट हुआ था। तो अब इन्वेस्टर्स क्या चाहते हैं, इन्वेस्टर चाहते हैं कि हमें तो डिविडेंड, इन्वेस्टर्स को देना पड़ेगा डिविडेंड, कंपनी इन्वेस्टर्स को डिविडेंड देगी। डिविडेंड मतलब पार्ट ऑफ प्रॉफिट, ताकि इन्वेस्टर्स का जो इंटरेस्ट है वो कंपनी में बरकरार रहे, इन्वेस्टर्स का जो इंटरेस्ट है वो कंपनी में बरकरार रहे। तो कंपनी इस प्रॉफिट में से इंटरेस्ट बांटेगी, सॉरी डिविडेंड बांटेगी, और डिविडेंड बांटने के बाद कंपनी ने बांट दिया डिविडेंड। अब डिविडेंड बांटने के बाद जो भी बचता है उसे बोलते हैं रिटेन्ड अर्निंग। रिटेन्ड मतलब बचा हुआ, अर्निंग मतलब प्रॉफिट, या फिर अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, जो प्रॉफिट हमने बांटा ही नहीं, जो प्रॉफिट हमने बांटा ही नहीं। ये था ऑपरेटिंग सरप्लस के अंदर तीसरा एलिमेंट, प्रॉफिट।